इसमें ये देख रहे थे कि श्रुत सम्यक एकांत अर्थात शुद्ध प्रमाण की दृष्टि से विचार करें तो कार्य की सिद्धि। हाँ, ये बताया था कि भाई अगर कोई भी कार्य होना होता है, ये मतलब होता है, तो उसमें पांचों समवाय कारण होते हैं। लेकिन कहा किसी एक की अपेक्षा से जाता है, चाहे वो पुरुषार्थ की अपेक्षा से कहा जाए, चाहे वो निमित्त की अपेक्षा से, चाहे वो काल लब्धि की अपेक्षा से, या भवितव्यता यानी होनहार की अपेक्षा से, या स्वभाव की अपेक्षा से, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सम्यक एकांत कहते हैं। और जब उसको पूरी तरह जब कार्य हो जाता है, वो कहा जाता है कि हाँ भाई ये कार्य हुआ, तो वो सम्यक एकांत की बात आती है। यानी पांचों समवायों से जब कार्य होता है तो उसको कहते हैं सम्यक अनेकांत। इस दृष्टि से विचार करने पर यद्यपि प्रत्येक कार्य श्रुत प्रमाण सम्यक अनेकांत की अपेक्षा पांच समवायों से ही होता है, तथापि नए की अपेक्षा, यानी कि जो एक एकांत की बार अपेक्षा। मोहित जी, पेज नंबर वगैरह बोल रहे, नई नई रिकॉर्डिंग शुरू हुई है पेज ना? नंबर तो पेज 45, नंबर पेज स्टार्ट नंबर करना मेरे हिसाब 45, से। पेज नंबर 45, सेकंड पैराग्राफ। इस हाँ, दृष्टि से रिकॉर्डिंग के विचार, हिसाब से मतलब। जिस दृष्टि से ठीक है। इस दृष्टि से विचार करने पर यद्यपि प्रत्येक कार्य शुद्ध प्रमाण की अपेक्षा पांच समवायों से ही होता है, तथापि नए की अपेक्षा जिस समवाय को मुख्य करके कथन किया जाता है उससे कार्य सिद्धि हुई, यह कथन सम्यक एकांत होता है, मिथ्या एकांत नहीं। क्योंकि उसमें अन्य समवाय गौण होते हैं, उनका अभाव नहीं होता। यही स्पष्ट करते हुए आए हैं। वही इन्होंने और दोबारा इस चीज को बोला है कि भैया कार्य तो पांचों समवायों से होता है, और जब हम कहते हैं कि कार्य पांचों समवायों से होता है तो मतलब अनेकांत से कथन किया गया है, सम्यक अनेकांत से कथन किया गया है। और वहीं पर हम किसी एक समवाय को मुख्य करके बाकी चार समवायों को गौण कर देते हैं, अभाव नहीं करते, गौण करते हैं, तो क्या कहा जाता है, सम्यक एकांत या नय की अपेक्षा से बात कही गई है। प्रस्तुत प्रसंग में काल की अपेक्षा कथन करने पर प्रत्येक कार्य स्वयं काल यानी स्वयं अवसर में ही होता है, यह कहना सम्यक एकांत होगा, मिथ्या एकांत नहीं। क्योंकि इस कथन में पुरुषार्थ आदि अन्य समवाय गौण हुए हैं, उनका अभाव अभीष्ट नहीं है। अभीष्ट मतलब कि उनका अभाव नहीं हुआ है, उनको सिर्फ गौण किया है, क्योंकि कहा तो एक की अपेक्षा से जाएगा। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय को सम्यक एकांत भी कहा जा सकता है, जो कि सम्यक अनेकांत का पूरक है, विरोधी नहीं। एक कारण यह भी है कि सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत का भेद ना जानने वालों को क्रमबद्ध पर्याय की बात एकांत सी लगती है। अब होता क्या है कि हम सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत दोनों को एक मान लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, अगर हमें कि एकांत का स्वरूप ही नहीं पता तो हम सम्यक और मिथ्या दोनों को ही एक मान लेते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि क्रमबद्ध पर्याय भी हमें एकांत जैसी लगने लगती है। उस संदर्भ में मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्रमबद्ध पर्याय में आपको काल संबंधी एकांत ही क्यों नजर आता है। मतलब क्रमबद्ध पर्याय में अब है तो कार्य जब पूरा होता है तो उसमें पांचों समवाय लग रहे हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम लोग काल लब्धि के ऊपर बात टाल देते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि जब काल होगा तब होगा, जब काल पकेगा तब होगा, जब काल लब्धि आएगी तब होगा। तो वो सारा जो है वो सब, यदि आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है, एक सेकंड, आपको काल संबंधी एकांत ही क्यों नजर आता है, क्षेत्र संबंधी क्यों नहीं, भाव संबंधी क्यों नहीं, निमित्त संबंधी क्यों नहीं। जबकि क्रमबद्ध पर्याय में पर्याय के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस क्षेत्र में, जिस काल में
और जिस विधान या जिस निमित्त से होनी होगी उस द्रव्य की वह पर्याय उसी क्षेत्र, उसी काल और उसी विधान से व उसी निमित्त से वैसी ही होगी। उक्त व्याख्या में काल के साथ साथ द्रव्य आगे बढ़ने से क्षेत्र पहले एक मिनट, जो पहले समझ में, एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले जो समझ में नहीं आया था अभी सबको समझ में आ गया। भरत जी वगैरह समझ में नहीं आया था, वो चीज क्लियर हुई तो नहीं हुई? और मुख्यता और गौणता का एक और उदाहरण से समझ लो। जैसे कि देखो अपन देखते हैं ना कि हमारे घर में 4 बच्चे हैं, 4 भाई हैं, जिसकी शादी होती है दूल्हा वो बनता है, तो वो मुख्य हो जाता है, बाकी गौण है, जीत उससे गाए जाते हैं जिसकी शादी होती है। बर्थडे से समझ लो, बर्थडे मन रही है तो बर्थडे, जिसका बर्थडे होता है वो मुख्य हो जाता है, बाकी सब गौड़ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका महत्व नहीं है, बड़ा भाई का छोटा भाई का महत्व ज्यादा हो गया है। जिस दिन जिसका होगा उसको माना जाएगा। तो ये मुख्यता, एक को मुख्य करते हैं और सबको गौण करते हैं। एक को अध्यक्ष बनाया तो उसको कुर्सी पे बिठा लेंगे, बाकी सब रहेंगे, हैं सब बराबरी से। 5 दिन में 5 अध्यक्ष बने हैं तो ऊपर नीचे बैठ जाते हैं, तो वो अपेक्षा है। जैसे प्रधानमंत्री है तो जब तक वो प्रधानमंत्री है तो उनका उसका प्रोटोकॉल रहेगा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति का ले लो, बिल क्लिंटन हट गए, नहीं रहा राष्ट्रपति, तो अब उनके अलग स्टेटस हो गया, और जब थे तब उनका अलग स्टेटस था। तो वो अपना अपनी जगह पे महत्व है, और उस समय उस पोस्ट का महत्व है, बाकी सब गौड़ हो जाते हैं। ठीक बताइए। अब भरत जी, जो एकांत अनेकांत की जो चर्चा अभी तक आई वो समझ में आई कि नहीं आपको? मैंने सब भरत जी से मतलब सबको समझ में आई? कहीं ऐसा तो नहीं डाउट है? डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। भरत भाई। हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, अभी और पढ़ना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा इसको। मैं ठीक कल है, क्लास मिस हो गई थी ना, तो मैं फिर पढ़ूंगा इसको। थर्सडे क्लास में भी यही विषय चलने वाला है, इधर ही का ऑलमोस्ट, एक आध दो आगे पीछे हैं। ओके ओके, तो ठीक है। हाँ, और अब ये लास्ट का आपने बात बताई ना, काम तो 5 समवाय से हो रहा है, पर कभी किसी को मुख्य कर देते, कभी किसी को मुख्य कर देते, जब जैसा जो हाईलाइट होता है। जरूरी नहीं एक कार्य को मुख्य किया जाए, कभी निमित्त को कर देते, कभी होनहार को कर देते, जब जैसा समझ में आता है, जो एकदम साफ स्पष्ट नजर आता है। ये बात बताई गई है। चलिए अब आगे कर लीजिए। उक्त व्याख्या में काल के साथ द्रव्य क्षेत्र भाव निमित्त व विधान भी निश्चित बताया गया है। तो फिर आपको काल में नियमितता में ही क्यों आशंका होती है? क्षेत्र आदि की नियमितता में क्यों नहीं? जैसे केवल ज्ञान जीव को ही होगा, अजीव को नहीं, और जीव में भी भव्य जीव को ही होगा, अभव्य को नहीं। यह द्रव्य संबंधित नियमितता है, इसमें क्या आपको ऐतराज है? उसी प्रकार केवल ज्ञान शपक श्रेणी रूप ध्यान से ही होगा, यानी जो शपक श्रेणी चढ़ते हैं मुनिराज, उन्हीं को जो है केवल ज्ञान होता है। तथा ज्ञानावरण आदि घातीय कर्मों का अभाव, और चूंकि यहाँ कर्मों की बात हो रही है, यानी कि मुझसे बाहर वाली वस्तु की बात है, पदार्थ की बात है, तो वो क्या हो गया? निमित्त। तो निमित्त पूर्वक ही होगा। तो यह विधान और निमित्त संबंधी नियमितता है। तो इसमें भी क्या है? शंका है। यदि नहीं तो फिर काल संबंधी नियमितता में ही शंका क्यों होती है? हमेशा यही क्यों कहा जाता है कि भैया जब काल पकेगा तो होगा? तो ये तो आपने हमें बांध दिया, काल में बांध दिया। क्रमबद्ध ये पर्याय में मोहित ने कहा। मोहित जी, ये नियमित और निश्चित शब्द में क्या अंतर है? नियमित और नियत। निश्चित निश्चित, नियमित शब्द अलग है ना, ये द्रव्य शब्द में हाँ, नियमितता है, निश्चितता लिखना चाहिए ना यहाँ पे। दीदी दीदी बताएंगे, दीदी। हाँ, नियमितता दूसरे निश्चितता काल संबंधी चीजें हो जाती है, स्टेज में काल संबंधी निश्चितता है, और नियमितता ने एक व्यवस्थित क्रम में आ रही है। तो ये द्रव्य जैसे संबंधी नियमितता मतलब क्या हुआ? ये हमारी नियमित दिनचर्या है। दिनचर्या नियमित का शब्द का प्रयोग करते, नियमित दिनचर्या, नियम से हम रोज एक काम कर रहे हैं। तो द्रव्य संबंधी नियमितता का इसमें मतलब क्या हुआ?
जिसमें नियम लागू हो जाते हैं वो नियम से हो जाता है। हाँ मतलब भवितव्यता में क्या नियमितता है, हैं? या द्रव्य में क्या नियमितता है मतलब? इट नियमितता है ना, इसलिए से मोड से ये उदाहरण इसमें ये दिया है ना कि भैया केवल ज्ञान जीव को ही होगा, अजीब को नहीं होगा, ये नियमितता है उसकी। ये तो निश्चितता जैसे हुई ना, अगरबत्ती नियमितता गरम ही रह रही नियम रूप से, सूर्य पूरब से ही उगेगा, पश्चिम से नहीं उड़ा, नियमित उड़ेगा, इतने समय पे ही ये उड़ेगा। तो ये तो निश्चितता हुई ना, नियमितता क्या हुई इसमें? दोनों में माइनर फर्क है, बहुत बहुत सूक्ष्मता से है, स्थूलता से हमें लगता है तो एक सही लगता है नियमित और निश्चित। नियमित तो सीक्वेंस हो गई, सीक्वेंस में होगा, द्रव्य नियमित है नियमितता इसका हर क्या एक मतलब? एक चीज की होती है, निश्चितता में पांचों समय आ जाते हैं और चीजों शामिल हो जाती हैं। तो सूक्ष्मता की दृष्टि से देखो तो उसमें अंतर आ जाता है, स्थूलता की दृष्टि से अंतर नहीं समझ में आता है। मैं एक कोशिश करूं। जैसे बोलो। मैम ने एग्जाम्पल दिया सूरज का, तो सूरज हाँ निश्चित उगेगा, लेकिन नियमित रूप से वो हर रोज निकलता है, क्योंकि निश्चित है, जो चीज है वो चीज निश्चित है, पर उसका एक नियम है जिसके हिसाब से वो काम होता है। ये तो आपने दो स्टेटमेंट बोल दिए ना, दो नहीं, स्टेटमेंट मैंने में एक तो ही। आप बात बोल सकते हो, एक स्टेटमेंट में आप ये बात कैसे बोलोगे? भविता भवितव्यता नियमित कैसे है, भवितव्यता निश्चित है? देखो निश्चित भी है और नियमित भी है। नहीं, नियमित कैसे है? भवितव्यता सीक्वेंस में कैसे आ रही है बताइए? आप दो स्टेटमेंट मत यूज करिए, एक ही स्टेटमेंट में बताइए। आप जहां दो स्टेटमेंट लगाएंगे वहां तो आप नियमित बोल सकते हो, फिर निश्चित नहीं बोल, निश्चित अलग चीज होती है, नियमित अलग चीज होती निश्चित कंपल्सरी, नहीं, वो तो ठीक बोल नियमित रहे हैं, मैं है। आपको बता रही हूँ। निश्चित का मतलब होता है फिक्स, नियमित का मतलब होता है इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में, राइट। मतलब दोनों वर्ड हाँ, में अंतर है बहुत ज्यादा। उसी सीक्वेंस से वही चीज निश्चित है, दोनों चीजें हैं, नियमित भी है और निश्चित भी है। सीक्वेंस भी है, निश्चित है, वो दोनों चीज निश्चित है। जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो हर चीज उसी सीक्वेंस और उसी क्रम से वैसे ही निश्चित है, सीक्वेंस भी निश्चित है। निश्चित का मतलब है सर्टेनिटी, नॉट फिक्स्ड। निश्चित का मतलब फिक्स होता है, सर्टेनिटी नहीं होता है। नहीं, सर्टेनिटी और सर्टेन, सर्टेन, क्योंकि दीदी जो बोल रही है मुझे वही समझ में आया। इट्स सर्टेन एंड इट्स आल्सो इन अ सीक्वेंस। दीदी आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित का मतलब होता है फिक्स्ड, जो मतलब होगा ही होगा, मतलब या मतलब होगा ही होगा, मतलब जैसे सूरज पूरब में उगेगा ही उगेगा और पश्चिम में नहीं उगेगा, वो हाँ, निश्चित सूरज है। पूरब में उसमें उड़ेगा और नियमित क्या नियमित है? उड़ेगा, नियम भी है और निश्चित भी है, दोनों चीजें उसी उसी नियम से उड़ेगा, और निश्चित भी और नियमित भी है। डेली रूटीन हो गया। मेरे को थोड़ा हाँ कम ही हाँ समझ में आ रहा है। हाँ हाँ। डेली अरे रूटीन नियमित हो सूक्ष्मता गया। की दृष्टि से स्कूल से तो हम दोनों लोग पर्यायवाची में भी कर लेते हैं प्रयोग, तो सूक्ष्मता से अंतर है। ये निश्चित अनिश्चित हो भी सकता है, नियमित अनियमित, नियमित तो नियमित है ही, नियमित से निकलना ही है, और जब नहीं निकला तो वो अनिश्चित हो गया। शब्दों का बादल वाला। नियमित चीज भी प्रयोग निश्चित होती है, जो नियमित चीज भी एक तरह से निश्चित होती है। जैसे हमारी क्लास थर्सडे की नियमित निश्चित है, नहीं, नियमित समझे क्या निश्चित। अंतर आया? नियम से होती है, थर्सडे को होती है और निश्चित होती है। जैसे सूरज एक पूर्व में ही प्रोटोकॉल उगेगा। और निश्चित होते हैं। तो सूक्ष्म फर्क आ गया ना। भरत जी, जैसे सूरज पूर्व में ही उगेगा ये निश्चित है, और बराबर, नियमित एवरी डे उगेगा ये भी निश्चित है, नियमित है। बराबर है, बराबर है। एवरी डे उगेगा ये निश्चित है, तो नियमित थोड़ा हुआ ये। नियमित हो गया एवरी डे के हिसाब से। एक्चुअली एवरी निश्चित डे और के हिसाब नियमित से। में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वो आप नहीं नहीं, नियमित कैसे और निश्चित डिफरेंस, मतलब निश्चित कैसे नियमित, डिफरेंस होता है? नहीं नहीं, जब निश्चित ये इसलिए बोला जा जब रहा ये है ताकि अपन, नियमित, भरत जी, नियम हाँ, के संग निश्चित इसलिए ऐड किया जा रहा है ताकि उसको और स्ट्रेस देकर और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि नहीं नहीं, एक्चुअल मीनिंग करीब ये कोई करीब बात, ये कोई बात थोड़ा हुई। आपने ऐसा, आपने वो
नियमित मतलब इन सीक्वेंस है, मतलब अगर आप किसी चीज को धक्का दोगे तो वो उसी सीक्वेंस से मूव करेगी। और निश्चित मतलब निश्चित है, वो आप धक्का दोगे तो मूव करेगी या धक्का देने से मूव करेगी, पर नियमित तरीके से मूव करेगी, ऐसा थोड़ा बोल सकते हैं। मैं एग्जांपल सही बैठा नहीं पा रहा हूँ। नियमित और निश्चित में तो कोई मतलब मेल ही नहीं बैठ रहा मेरे को तो। अभी अभी अपन ने वो पढ़ा था ना पहले कि पहले बचपन आएगा फिर जवानी आएगी, फिर वो नियम से ही आएगी ना। और निश्चित भी है। और निश्चित ये है कि आएगी ही। हाँ, तो आप इसको भवितव्यता में लगाइए, कैसे वो आप बताइए आप मेरे को। भैरत जी, भवितव्यता भवितव्यता तो भवितव्यता बड़ी नियमित नॉर्मल चीज है। भवितव्यता नियमित कैसे है? भवितव्यता का मतलब जो मेरे को पता है वो ये होता है कि भवी जीव मोक्ष जाएगा। अब इसमें नियमित क्या है? भवितव्यता मतलब जो होना है वो होकर रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। भवितव्यता का मतलब होता है जो भवी जीव है वो मोक्ष जाएगा, उसमें मोक्ष जाने की योग्यता है। जो होना होता है ये थोड़ा होता है भवितव्यता का मतलब, वो तो होनहार होती है। हाँ, भवितव्यता होनहार पर्यायवाची है। भवितव्यता बोलो होनहार, आपका कल की क्लास मिस हुई है ना, इसलिए वो पैराग्राफ छूट गई। यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है कई जगह, इसलिए आपको नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर ये मैं पेज पढ़ूंगा नंबर उसको 40 पर, पेज नंबर 40 पर ये सब पर्यायवाची शब्द दिए, इसका क्या पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया गया है। अच्छा, मैं वो कल वाली क्लास अटेंड करके फिर मैं पूछूं, तो ठीक है, फिर देखता हूँ। हाँ हाँ, तो भवितव्यता के पर्यायवाची शब्दों का भी दिया है। ये 3-4 पेज में सोरे इसलिए क्वेश्चन आ रहा है, उसमें सब पर्यायवाची कहाँ किसके शब्द में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होता है वो भी दिया हुआ है। भवितव्यता, होनहार, ये सब पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे चल लीजिए। जब क्रमबद्ध पर्याय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और निमित्त सभी की नियमितता शामिल है, तब फिर जिस काल में होना होगा उसी काल में होगा के स्थान पर यह भी कहा जा सकता है कि जिस द्रव्य का होना होगा उसी का होगा, जिस क्षेत्र में होना होगा उसी का होगा, जिस भाव में उसी में होगा, जो होना होगा वही होगा, जिस विधान से होना ये होगा। भवितव्यता के लिए है, जो होना हो रहा वही हो रहा, ये भवितव्यता के लिए है। जब जो होना है तब ये जब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बता रहा है, जो होना हो रहा वही हो रहा, वो भवितव्यता के लिए है। जिस विधान से होना हो रहा वो हो रहा निमित्त के लिए। ठीक है, आगे कर लीजिए। जिस विधान से होना होगा उसी से होगा, जिस निमित्त पूर्वक होना होगा उसी निमित्त से होगा। फिर काल पर ही क्यों ऐतराज है? काल ही की नियमितता में बंधन की प्रतीति क्यों, अन्य में क्यों नहीं? यही कारण है कि अज्ञानी काल में ही शंकित होता है, और इसका कारण है अज्ञानी का उतावलापन। पर्याय की अचलता का ज्ञान न होने से, पर्याय की अचलता, पर्याय अचल है, अचलता मतलब कैसे कि एक पर्याय अपने स्वयं समय में होती है, निश्चित समय में होती है, तो वही है कि पर्याय की अचलता का ज्ञान न होने से अज्ञानी में एक प्रकार का उतावलापन पाया जाता है कि इतनी प्रतीक्षा कौन करे, कार्य जल्दी होना चाहिए। जिसका सम्यक दर्शन पर्याय की प्राप्ति का काल दूर होता है उसे काल की नियमितता का विश्वास नहीं हो पाता। लोक में भी देखा जाता है कि जिसे किसी काम को होने का काल समीप दिया जाता है, लोक में भी देखा जाता है कि जिसे किसी काम को होने का काल समीप दिया जाता है, बताया जाता है, वह सहज स्वीकार कर लिया जाता है, पर जिसे लंबा काल बताया जाता है या दिया जाता है वह उसे बदलवाने का यत्न करता है, उसे वह काल स्वीकार नहीं होता। इसमें इस तरीके से हम ले सकते हैं कि जैसे सपोज मुझे ना साइनस है, और मैं पहले डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको कम से कम साल भर लगेगा, तो मेरा दिमाग तुरंत वहां पर आउट हो जाता है। मैंने कहा नहीं यार, मैं साल भर तो वेट नहीं कर सकता। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने कहा नहीं, महीने भर में ठीक हो जाएगा।
या 2 महीने में ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो उससे कम बात कर रहा है, इसी से इलाज कराते हैं। अब वो पता लगा उसका 2 महीने जो उसने बोला था वो इलाज करते 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 नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, और लोगे तो और इम्प्रूवमेंट होगा। फिर 2 महीने बाद फिर उसने बोला हाँ अब तो इम्प्रूवमेंट है, अब और ट्रीटमेंट चलेगा तो होगा। तो पता लगा वो ट्रीटमेंट चलते चलते पूरा साल भर चला गया, तब भी मुझे आकुलता नहीं हुई। लेकिन जब पहले वाला डॉक्टर था जिसने सीधे मुझे ये बोल दिया था कि 1 साल बाद ही तुम्हारे को ठीक होगा ये, और तब मैंने उसकी बात स्वीकार नहीं करी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मेरी ये बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, है ना। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि भाई किसी काम को अगर आप नजदीक वाला बताओगे तो वो उसे स्वीकार कर लेता है, और कोई काम ये बताया जाए कि नहीं साहब 10 साल लगेंगे, 12 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, तो ये हालत खराब हो जाती है कि अरे इतने इतना इंतजार कौन करेगा, मैं तो पहले ही करवाना चाहता हूँ। तो उसे बदलवाने का यत्न करता है, उसे वह काल स्वीकार नहीं होता। उसी प्रकार जिसका आत्महित का काल दूर है, उसे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं है। और जिसे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं है, समझना चाहिए कि उसका सत्य समझने का काल अभी दूर है। उसमें काल को बदलने की वृत्ति, उतावलापन बना ही रहता है। वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी में, कि भैया जल्दबाजी में कार्य करेंगे तो कार्य बिगड़ा ही समझो, मतलब वो कार्य होने वाला ही नहीं है। तो बस ऐसा ही है यहाँ पर कि हम है ना उसको बदलना चाहते हैं। हम 100वें नंबर की पर्याय को 10वें नंबर पे लाना चाहते हैं, जो कि संभव है नहीं। यह उतावलेपन की मोहित वृत्ति मोहित से जी, स्वीकार नहीं। मोहित जी, पर्याय की अचलता का क्या मतलब हुआ? अचलता मतलब कि उसका एक्सिस्टेंस, देखो पर्याय चल भी है और अचल भी है। चल इसलिए है कि एक पर्याय वह होती है, दूसरी पर्याय आती है, ठीक है ना। और अगर हम अचलता की बात करते हैं तो पर्याय एक समय के लिए तो अचल है ना, मतलब उस समय तो वो है ना पर्याय। और अचलता दूसरी बात ये भी होती है कि वो पर्याय आएगी ही आएगी, 99 के बाद 100वीं आएगी ही आएगी, ये अचल नियम है, मतलब है ही। नहीं, वो हेलो, तो अटल नियम हुआ ना। अचल भी मतलब यही हो गया कि वो है, एक समय के लिए उसका सत्य है, वो है वहां पर पर्याय। मोहित भैया, नहीं समझे कि जैसे भैया भैया जैसे कीबोर्ड होता है ना किसी भी पीसी का, उसकी जो कीज होती हैं फिक्स होती हैं, अचल होती हैं, पर परिणमन कैसे होता है कि वो टाइपिंग के काम आता है। फिक्स है ना वो सारी कीज अपनी जगह पे, ऐसे पर्याय अपनी जगह पे सारी की सारी फिक्स हैं, अचलता का ये मतलब आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही है ये, मतलब कीबोर्ड उसके फिक्स तो है, और उसको हम मूव भी करते हैं, अप डाउन होती है ना, यूज करते हैं उसको। तो मतलब क्या हो गया, ये हो गया एक तरीके से अचलता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया। ठीक है। हाँ, बीच में मेरा थोड़ा सा आवाज चली रही थी, कॉल आया तो, और 10 मिनट फिर से बंद होएगा। तो चल, मोहित जी ने बोला सही है, तो आगे बढ़ सकते हो आप। 10 मिनट बंद हो रहा तो फिर इसी आईडी से जुड़ना है, क्या करना है? आप पूछ लीजिए औरों से। हाँ ठीक है। वो भैया लिंक अवेलेबल नहीं है क्या आज? यदि गहराई से विचार करें तो समझ में आ सकता है कि द्रव्य क्षेत्र आदि के समान काल भी नियमित है। पर गहराई से कोई विचार करे तब ना, गहराई में तो कोई जाना नहीं चाहता, बस यूं ही ऊपर चलती फिरती दृष्टि डालता है तो एकांत सा प्रतीत होता है, पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा ऐसा लगता है। मतलब यही बात बता रहे हैं कि यदि आपने क्रमबद्धता को नहीं समझा तो आपको ऐसा लगता है कि क्रमबद्धता समझने से या क्रमबद्धता को अप्लाई करने से पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। और ये स्थिति तब बनती है जब हम क्रमबद्धता का सही स्वरूप नहीं समझ पाते हैं। आज की दुनिया इतनी जल्दी में है, इतनी उतावली हो रही है कि उसे गहराई में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस दौड़ धूप के युग में कोई ठहरना तो दूर, चलता भी नहीं है, सिर्फ दौड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में शामिल है, दौड़ की धुन में है,
वह अपनी धुन में इतना व्यस्त है कि उसे कर्मबद्ध पर्याय जैसे गंभीर विषय पर शांति से, गंभीरता से विचार करने का समय ही नहीं है। यह त्रस्त जगत विषय कषाय में इतना अभ्यस्त हो गया है कि विषय कषाय की सामग्री को जोड़ने के विकल्प में ही इतना व्यस्त हो रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह जगत क्या है, इसकी परिणति का कर्ता कौन है, आदि दार्शनिक विषयों पर विचार करने की फुर्सत ही इसे कहाँ है। इन बातों पर विचार करना तो यह निठल्ले लोगों का काम समझता है। यह तो बस दौड़े जा रहा है बिना लक्ष्य के ही। मैं यदि आपको इस जगत का उतावलापन देखना है तो किसी भी नगर के व्यस्त चौराहे पर खड़े हो जाइए और देखिए इस दुनिया का उतावलापन। चौराहे पर मौत की निशानी लाल बत्ती है, एक सिपाही भी खड़ा है आपको रोकने के लिए, फिर भी आप नहीं रुक रहे हैं, अपनी मौत की कीमत पर भी नहीं रुक रहे हैं। यद्यपि आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाल बत्ती होने पर सड़क पार करना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी किसी भारी वाहन के नीचे आ सकते हैं, कभी भी किसी भारी वाहन के नीचे आ सकते हैं। पुलिस वाला भी आपको सचेत कर रहा है, फिर भी आप दौड़े जा रहे हैं। क्या यह उतावलापन नहीं है, उसकी हद नहीं है? इतनी भी जल्दी किस काम की? पर ऐसा उतावलापन कहीं भी देखा जा सकता है। क्या इस देश का यह दुर्भाग्य नहीं कि आप अपने इस उतावलेपन के कारण लाल बत्ती होने पर भी किसी वाहन के नीचे आके मर न जावें, मात्र इसलिए लाखों पुलिसमैनों को चौराहे पे खड़ा रहना पड़ता है। अब यहाँ पर जो है ना, ये दृष्टांत दिया है समझाने के लिए कि भैया इतनी ज़िरह कर ली तो आप ये समझो कि हमें ना जल्दी पहुंचना चाहते हैं, है ना, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं या ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, तो बजाय अगर 9:30 का स्कूल है तो बजाय 8:45 निकलने के हमें 9:15 बजे ही निकलना है ना, या 9 बजे ही निकलना है, और मालूम है कि आधा घंटा लगता है कम से कम, और बीच में अगर ट्रैफिक आ गया और हम उस समय को पहले करना चाहते हैं। तो वही ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरीके से लोग लाल बत्ती को क्रॉस कर जाते हैं जल्दी पहुंचने के लिए, तो वो पहुंच भी नहीं पाते हैं। देर और जल्दी की बात अलग है, कई बार तो वो पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो जब हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया, यानी कि इसी तरीके से हमने खिलवाड़ किया कि हमने आगे आने वाली जो पर्याय थी, होने वाली हैं, उसको हम पहले ही लेके आना चाहें या उसमें कुछ फेरफार करना चाहें, तो भैया ये तो यहाँ लिखा है ना, लाल बत्ती मौत की निशानी है, तो ये वास्तव में तो मौत की ही निशानी है। यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना क्षय ही होना है, उसमें हमारा कोई भी हित नहीं है। अपनी मौत की कीमत पर भी जिनको इतनी भी देरी स्वीकृत नहीं, पसंद नहीं, ऐसे ही अधीरिया मतलब जो अधीर होता है, अधीर का मतलब क्या, जो बहुत जल्दबाजी करते हैं, उतावले लोगों की समझ में यह कैसे आ सकता है कि जो कार्य जब होना होगा तभी होगा, और हम पेशेंस से धैर्य रखकर कार्य करें और ये माने कि भैया जब होना होगा तभी होगा, हमें तो केवल अपना पुरुषार्थ करते रहना है, जब समय आएगा तब आएगा, लेकिन हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना है। अगर हम ये माने तो कार्य होगा। और हम अपना सारा पुरुषार्थ किसमें लगा देते हैं कि पहले ये कर ले, है ना। अब जब कोई बच्चा पैदा होता है, फिर बचपन, फिर किशोर, फिर जवान, फिर प्रौढ़, फिर बुढ़ापा, और हम ये चाहें कि भैया 2 साल का बच्चा है उसको अभी 20 साल का कर दें या 40 साल का कर दें, तो ये तो संभव है नहीं। यह काम तो धीरता का है, गंभीरता का है और वीरता का भी है। देखो इसमें बहुत चीजें छुपी हुई हैं, कुछ चीजें हमें अपने आप से भी निकालनी पड़ेंगी कि भैया जो ये वीरता कही है बात, अपने में रहना सबसे बड़ी वीरता है। जैसा वस्तु है, जो जैसी वस्तु है, उस वस्तु को तत्व स्वरूप ही स्वीकार करना, उसी रूप ही स्वीकार करना, यह भी बड़ी वीरता का काम है। हम स्वभाव में छेड़छाड़ करेंगे तो हमारा बिगाड़ ही होगा। अगर स्वभाव को जैसा स्वभाव है वैसा समझेंगे, वही बड़ी वीरता का काम है, धीरता का काम है, गंभीरता का काम है। जो धैर्य से, गंभीरता से मनन करे, चिंतन करे,
उस वीर की समझ में ही क्रमबद्ध पर्याय आती है, अधीर होकर नहीं आती है। हम अभी यहाँ से पढ़ लें, फिर वहां से पढ़ लें, किसी ने कुछ कहा वहां से पढ़ लें, तो नहीं समझ में आएगी। पहले एक बार इसको समझने का प्रयास करें, ओपन माइंडेड होकर प्रयास करें, और सब चीजें लेकर साथ लेकर चलें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि भाई जो एक्सपर्ट है इस मामले के, उससे डिस्कस करें, रादर देन कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से डिस्कस करें कि जिसको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो फिर तो काम बिगड़ने वाला ही है। इसमें पुरुषार्थ का लोप नहीं होता, वरन सच्चा पुरुषार्थ लोप होता है। जिसको क्रमबद्ध समझ में नहीं आती ना, तो वो क्या करता है कि इसमें से पुरुषार्थ गायब कर देता है, केवल काल लब्धि पर अटक जाता है कि अरे जब काल होगा तभी होगा, जब ये लिखा हुआ है कि जब होगा तभी होगा, बस उसी बात पर उसकी धुरी घूमती रहती है। पुरुषार्थ से को बिल्कुल वो लोप कर देता है, और इस वजह से वो बिगड़ता है। उतावलेपन के अतिरिक्त, देखिए यही जो मैं कहना चाह रहा था, बोल नहीं पा रहा था, कि पक्ष व्यामोह, पक्ष व्यामोह का मतलब होता है बाइज्ड डिसीजन, कि हमने अपने अपने आप को पूरी तरह से एक तरीके से ये मान लिया है कि नहीं साहब ऐसा ही है, हमें समझना ही नहीं है ना, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। एक आता है, कहते हैं कि भाई जिसको जो नींद में हो ना, सो रहा हो, जिसको नींद से सो रहा हो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जिसने नींद का बहाना करके सोया हो, जो नींद का बहाना करके सोया हो, उसको नहीं जगाया जा सकता। यानी कि उसने अपने आप को क्या बना लिया है, पक्ष व्यामोह, यानी एक ही फेवर से चलना है। व्यामोह का मतलब होता है उसी डायरेक्शन में सिर्फ एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाना है और बाकी चीजें नहीं समझनी है, तो फिर उसको समझाना तो बहुत ही मुश्किल है, जो काल की नियमितता की सहज स्वीकृति में बाधक बनता है। यानी बाइज्ड, BAISED, बाइज्ड कहते हैं ना, मतलब पहले से ही निश्चित मान लिया कि हाँ मुझे, मैं तो इसी तरफ जाऊंगा, सिर्फ इसी तरफ जाऊंगा।